Hello students, I am Mukund from Clever Children and we are going to explain a new topic of science for class 3rd, 4th and 5th. All the students who are इस सेशन में जो आए हैं क्लास 3rd में, 4th में और 5th में, वो ही इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, साइंस में जो आप जिन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, इस दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में अब जो बॉडी है, उस बॉडी की मूवमेंट, पोजीशन, इन सब से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, चाहे वो केमिकल्स की कहानी है, मैटर की कहानी है, एटम की कहानी है। लेकिन दूसरा पक्ष है आपका लिविंग थिंग्स। ये बात अब आप तक समझ गए होंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। लिविंग थिंग्स वो सभी चीज़ें हैं वो सभी आपके आसपास के पर अगर नज़र डालते हैं तो उसमें दो कैटेगरी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला कैटेगरी होता है जिसके पास लाइफ है और जिसके पास लाइफ नहीं है। सो लाइफ है तो फिर सर्टेन प्रोसेस है जिसको आप लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं, जैसे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि आपको एक इनटेक और आउटेक ऑफ एयर करते हैं आप अपने बॉडी से, और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके पास लाइफ है, जो लिविंग थिंग्स हैं, उन सब रिस्पायरेशन करते हैं। तो रिस्पायरेशन एक लाइफ प्रोसेस है और जिसके पास लाइफ है उसके पास वैरायटी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, और वो सभी लाइफ प्रोसेसेस को कंडक्ट करते हैं डे टू डे लाइफ में, जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी उसको कहाँ से मिलता है? तो फूड एंड न्यूट्रिशन। जो फूड हम लेते हैं, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म जो फूड लेते हैं, उस फूड से उनको मिलती है वो एनर्जी, और उस एनर्जी के बदौलत वो कर पाते हैं अपने वेराइटी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब। सो बेसिकली द लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं उन सब में हम लोग दो तरीके के ऑर्गेनिज्म के बारे में, दो पार्ट में उसको सिंपली अगर क्लासिफाई करें फिलहाल के लिए, तो फर्स्ट वन इज प्लांट्स एंड सेकेंड एनिमल्स। आपने इन दोनों के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ा है क्लास 3rd में या क्लास 2 में। क्लास 4th के स्टूडेंट जो 5th में आए हैं वो, या जो 5th के स्टूडेंट 6th में आए हैं, उन लोगों ने भी प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन, उसका बॉडी मूवमेंट, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके लाइफ प्रोसेसेस, उसके जर्मिनेशन होने के प्रोसेसेस, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है प्लांट्स और इसके बारे में। बट वी आर गोइंग टू द एक्सप्लेन सम न्यू थिंग्स अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो मोर अबाउट द प्लांट्स। प्लांट में बेसिकली आपने प्लांट के स्ट्रक्चर को तो आप समझ रहे हैं कि प्लांट के पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक अंडरग्राउंड सिस्टम होता है जिसको हम लोग रूट सिस्टम, और जो एबव ग्राउंड होता है उसको हम लोग कहते हैं शूट सिस्टम। सो शूट सिस्टम के हिस्से क्या क्या होते हैं? ब्रांच है, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्टेम है, फ्लावर है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ द शूट सिस्टम एंड दीज आर एग्जिस्ट एबव द ग्राउंड एंड द रूट सिस्टम एग्जिस्ट बिलो द ग्राउंड, अंडरग्राउंड। सो इसके बाद अलावा आप टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में भी पढ़े होंगे कि टाइप्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं। सम प्लांट्स आर सेड टू बी ट्री, सम टू बी सर्ब, हर्ब, climber, creeper. These are the some types of the plants according to their size, tallness, life span. What is the life span? मतलब किसकी कितनी पीरियड है उसके सर्वाइवल का इस पृथ्वी पर। जैसे कि वीट की जो फसल लगती है वो 6 महीने में अराउंड में उसकी समाप्त हो जाती है लाइफ स्पैन, और फिर उसको हम लोग हार्वेस्ट करके अपने घरों तक ले आते हैं। तो ट्री है, सर्ब है, वहीं पे अगर पीपल है, नीम है, मैंगो है, तो उसके प्लांट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्री कर सकते हैं। तो उनके साइज के आधार पर, उनके लाइफ स्पैन के आधार पर प्लांट्स को सर्टेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। दे आर
ट्री, सर्ब, हर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर, etc. सो बेसिकली इन चीज़ों के बारे में आप जूनियर क्लासेज में पढ़े हैं और आप इसको बेहतर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अ न्यू थिंग्स एंड द न्यू वर्ड दैट इज रिप्रोडक्शन in plant. The word reproduction, reproduce, री यहाँ पर एक टाइप का प्रीफिक्स है जिसका मतलब है प्रोड्यूस, मतलब होता है नया कुछ बनाना. सो दोबारा से नया बनाने की क्षमता जो है उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, ए मैंगो का जो सीड होता है उस सीड को अगर आप सॉइल में डिकम्पोज कर देते हैं तो दैट सीड विल बी जर्मिनेट एंड कन्वर्ट इनटू मैंगो ट्री. सो उस मैंगो के प्लांट में ये प्रॉपर्टीज है कि वह एक अपने जैसा एक दूसरा ट्री को भी प्रोड्यूस कर सकता है. तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को ही हम लोग कहते हैं क्या, रिप्रोडक्शन. अलग अलग प्लांट्स जो होते हैं अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे सम ऑफ देम रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, सो सम ऑफ देम रिप्रोड्यूस बाय सम ऑफ द अदर पार्ट्स लाइक स्टेम, ब्रांच, etc. सबके अपने अपने तरीके हैं रिप्रोड्यूस होने के, लेकिन रिप्रोडक्शन प्लांट्स करते हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब रिप्रोडक्शन करते हैं. उसमें अपने जनरेशन को क्रिएट करने की एक क्षमता होती है कि अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, अपने जनरेशन को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत नेसेसरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि उसका अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना रहे. सो रिप्रोडक्शन प्लांट करते हैं. प्लांट रिप्रोडक्शन सीड से भी करते हैं. प्लांट रिप्रोडक्शन आपको स्टेम, ब्रांच एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट से भी करते हैं. सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला कि जो प्लांट रिप्रोडक्शन कर रहे हैं बाय सीड से रिप्रोडक्शन करते हैं. सो सीड से रिप्रोडक्शन करने के लिए ऐसे देखिए, सीड्स को अगर आप किसी चीज़ की दलहनी पौधे या आपके घर में किसी चीज़ की सीड हो तो उसको अगर आप खोलेंगे तो वो दो भागों में कन्वर्ट हो जाता है. उसमें मेनली एक एनर्जी स्टोर होता है और जब इसको हम लोग सॉइल में डिकम्पोज करते हैं, प्रॉपर सनलाइट इसको मिलता है, इतना सनलाइट जितना वो रिक्वायर्ड हो, वाटर उसको मिलता है. तो वाटर, प्रॉपर सनलाइट और सॉइल में डिकम्पोज होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें बंद उस सीड्स के अंदर इनक्लोज, वह न्यूट्रिएंट्स की मदद से यह सीड जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर एक बेबी प्लांट के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है. यही बेबी प्लांट जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है. आप एक बात समझिए कि प्लांट जो हैं वो अपने भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच अ प्लांट मेक्स देयर ओन फूड. अपना भोजन खुद बनाता है. किसके प्रेजेंस में? फोटोसिंथेसिस. फोटो मतलब सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस में जो अपना भोजन खुद मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है यूजिंग द रॉ मटेरियल्स एंड द नेचुरल मटेरियल्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, तो उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस. इसका भी एक मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का कि प्लांट के पास जो ग्रीन लीव्स होती है, उस ग्रीन लीव्स के पास टीनी पोर्स मौजूद होते हैं, जिस टीनी पोर्स के द्वारा, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, और इसी टीनी पोर्स से एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं. यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं. साथ ही ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस को भी अकर करते हैं. ट्रांसपायरेशन क्या होता है? जिसमें वाटर अगर पौधे के पास ज़्यादा ऑब्जर्व हो गई हो रूट सिस्टम से, तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज करने के लिए इन टीनी पोर्स का उपयोग करते हैं पौधे, जिसको स्टोमाटा कहते हैं. साथ ही ये पत्तियों के पास एक खास तौर का ग्रीन पिगमेंट होता है. ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है.
दे आर हेल्पिंग टू द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। सो मेनली ये पौधे जो हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और रूट से उसको पास आता है वाटर। सो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वही गैस है जिसको हम लोग रिलीज करते हैं। गाड़ी में पेट्रोल जल रहा है, वहाँ से रिलीज हो रहा है। आप लकड़ी जला रहे हैं, आप गैस जला रहे हैं, इस सब जगह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है। हाल फिलहाल में आपने सुना है कि एनवायरनमेंट हमारा बहुत सारा स्वच्छ हो गया है कि सीतामढ़ी से आपको दिखाई दे रही है हिमालय। उसकी वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन अचानक से रुक गया है। जितने भी कल कारखाने, जितने भी फैक्ट्रियाँ थी, जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स थे, जितने स्कूल व्हीकल्स थे और पर्सनल व्हीकल्स थे, सारे के सारे पर्सनल व्हीकल पिछले 2 महीने से बिल्कुल ही ऑपरेट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से अचानक से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन घट गया है। और जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ह्यूमन्स बीइंग्स के द्वारा, उतना पौधे कैपेबल हैं उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या करते हैं, वो एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। यही ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए वेस्ट मटेरियल होता है और इस वेस्ट मटेरियल को वो पहुंचा देते हैं किसके पास, फ्री इन्वायरमेंट में। और फ्री इन्वायरमेंट से ह्यूमन उसको गेन कर लेता है और ह्यूमन गेन करके अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंटिन्यू करता है। सो आपके ऑक्सीजन की पूर्ति आपके द्वारा निकाले गए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, सनलाइट का उपयोग करके अपने एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं पौधे, और उसी ड्यूरेशन में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसको आप अपने लिए लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट गैस के तौर पर कह सकते हैं। वो है ऑक्सीजन, जो जीवनदायिनी है, आपके जीवन को कंटिन्यू रखे हुआ है। सो जर्मिनेशन की प्रोसेस, जर्मिनेशन जो आपको बताए हैं, जर्मिनेशन क्या है, सीड का बेबी प्लांट में कन्वर्जन होना। अब जर्मिनेशन आप अंधेरे कमरे में नहीं कर सकते हैं, पानी नहीं उसको वहाँ पर होगा, बिल्कुल अगर नमी नहीं होगी तो जर्मिनेशन नहीं होगा, सनलाइट प्रॉपर नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा। अगर सीड उत्तम क्वालिटी के नहीं है या सीड में कोई इंटरनली प्रॉब्लम है, किसी टाइप का पेस्ट इसमें लग गया है, जो कीड़े लग गए हैं जो उसको खराब कर दिया है, तो भी जर्मिनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर जर्मिनेशन होगा तो वो बेबी प्लांट में कन्वर्जन होगा, और बेबी प्लांट बनने के बाद जब उसमें लीव्स आएंगे तब तक वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को नहीं कर सकता है, क्योंकि लीफ आने के लीफ आएगा तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू होगी। तब तक उसका जीवन कैसे सर्वाइव हो रहा है, तो सीड में जो एनर्जी कंज्यूम है, जो सीड में एनर्जी रखा गया है कंज्यूम करके, उसी एनर्जी का उपयोग करके जो सीडलिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। बेबी प्लांट को आप सीडलिंग भी बोल सकते हैं, और ये सीडलिंग जो होते हैं वो उन्हीं एनर्जी का उपयोग करके ग्रो करते हैं। सो सीडलिंग जर्मिनेशन होगा तो सीडलिंग में कन्वर्ट होगा, और सीडलिंग फिर प्लांट में कन्वर्जन शुरू होगा, और जब लीव्स आ जाएंगे तो वह फिर से फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे कंपेयर टू द सम एल्डर प्लांट्स, और तब उसकी जीवन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सो जर्मिनेशन एक टाइप का प्रोसेस है, एंड जर्मिनेशन के द्वारा ही एक सीड से रिप्रोडक्शन कर पाते हैं कोई भी पौधे जो सीड से डिस्पर्सन करते हैं। सीड का अलग अलग मेथड से डिस्पर्सल होता है, या तो हम लोग मैन्युअली डिस्पर्स करते हैं उन जगह पर जहां पर हम एक खास तौर पर का अगर पौधा उपजाना चाहते हैं। जैसे हम लोग किसान अपने खेतों में गेहूं या मूंग, दलहनी पौधे, तिलहनी पौधे, इन सब चीज़ों की अगर खेती करना चाहते हैं तो एक उत्तम क्वालिटी के सीड को ले जाकर प्रॉपर खेत को पहले जुताई करके, उसके बाद लेवलिंग करके, उसमें के खरपतवार, उसमें के बीड्स, उसमें के सारी कचरों को बाहर निकाल के, और जब मिट्टी बिल्कुल तैयार हो जाती है तब जाकर उसमें सीड को डिस्पर्स करते हैं बाय द मैनुअली और द यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट डिवाइस, जिसको सीड ड्रिल भी कह सकते हैं, और तब उसकी मदद से उसमें सीड को डिस्पर्स करते हैं, और तब वह सीड सनलाइट, मिट्टी से ह्यूमिडिटी और अपने न्यूट्रिएंट्स के उपयोग करके वो क्या करते हैं, सीडलिंग से में कन्वर्ट होते हैं, और फिर वो क्रॉप में कन्वर्ट होते हैं। आफ्टर जब वो रेडी टू हार्वेस्ट होता है तब उसको हम लोग काट कर उसमें से अनाज निकालते हैं और अपनी भोजन के लिए उपयोग करते हैं। सम सीड्स ऑल्सो भी डिस्पर्स बाई एयर, वाटर, सम बर्ड्स, इन सब के द्वारा भी अलग अलग सीड्स का डिस्पर्सल होता है। जैसे कहीं किसी जगह पर जो जंगल हैं या किसी जगह पर ऐसे ही पौधे उगाते हैं, वो सीड कहीं ना कहीं से तो डिस्पर्स हुआ है, चाहे वो हवाएं लेके आई हो, वाटर लेके आया हो, या कोई एनिमल, पशु पक्षी किसी के द्वारा डिस्पर्स किया गया है।
लेकिन सीड अगर डिस्पर्स होगा तो ही उसका जर्मिनेशन होगा, ये बात आप समझ रहे हैं। अब सीड डिस्पर्सल का माध्यम अलग अलग हो सकता है। सो एजेंट ऑफ जो उसके सीड डिस्पर्स करवा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल कह सकते हैं। वो है एयर हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, और वह कि कोई एनिमल हो सकता है। सो डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय एनिमल और द डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, दीज आर द सम टाइप्स ऑफ द एजेंट विच हेल्प द सीड डिस्पर्सल और distribute the seeds into variety of places from one place to another place। सेकेंड टॉपिक था क्या आपका, ये था सीड से कैसे जर्मिनेट कर रहे हैं। बट द सेकेंड वन इज हाउ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस यूजिंग द सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। मीन्स जैसे अगर पोटैटो की बात करें तो पोटैटो अपने स्टेम को, उसके हिस्से को हम लोग दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करके और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, जब सॉइल में डिस्पर्स करते हैं और तब जाकर वह प्रोड्यूस हो पाता है एक नए पौधे में। सो रिप्रोडक्शन स्टेम से भी हम लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे रोज प्लांट है, उसके स्टेम को कट करते हैं और कट पोर्शन को जब हम लोग प्लेस करते हैं तो उसमें डिस्पर्सल होता है। यानी रोज को उसके स्टेम के कट को, जिसको कटिंग भी, इसको कटिंग भी, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को कटिंग भी कहते हैं। सो कटिंग एक बहुत बेहतर ऑप्शन होता है किसानों के लिए उन टाइप के क्रॉप्स में जिसके कटिंग से एक नए प्लांट्स का क्रिएशन हो सकता है। तो वहाँ पर हम लोग कटिंग्स लगाते हैं और कटिंग से एक नए प्लांट को क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक मेथड है क्या, रिप्रोड्यूस करवाने का। कुछ ऐसे भी हैं जिसके लीव्स, पत्ते को ही अगर हम लोग सॉइल में डिकम्पोज कर दे तो उस पत्तों से वह एक प्लांट में कन्वर्जन उसका होता है। सो अगर लीव्स की देखें तो उसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, द रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स, ब्रायोफाइलम एक होता है। ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जो लीव्स से ग्रो करता है, उसके लीव्स से ही एक नए पौधे का जनरेशन हो जाता है। सो सम ऑफ द अदर प्लांट्स, स्पोर्स आप समझ रहे हैं, जैसे पीपल के पौधे हैं, उसके स्पोर होते हैं नीचे की तरफ लटके हुए बहुत सारे, और उस स्पोर से भी एक प्लांट का क्रिएशन होता है, उसमें से भी प्लांट के क्रिएशन हो सकते हैं। सो स्पोर्स को इसके अलावा स्पोर्स से भी अलग अलग प्लांट्स अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्लांट, कितने टाइप के अलग अलग क्रॉप प्लांट्स हैं। क्रॉप प्लांट का मतलब क्या है, जिसको हम अपने खेतों में लगा रहे हैं और उससे डिजायर्ड टाइप के क्रॉप को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं फूड में। सो पहला हो जाएगा फूड क्रॉप, सेकेंड हो जाएगा फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप क्या है, आपके जो ये कपड़े बन रहे हैं, कपड़े फैब्रिक से बन रहे हैं, फैब्रिक्स बन रहा है फाइबर से, और फाइबर के सोर्स क्या हैं, प्लांट्स होते हैं सोर्स, और नहीं तो एनिमल होते हैं सोर्स। जैसे प्लांट में कपास है, जूट है, एनिमल्स में सीप हैं, और सम अदर तरीके से अगर बात करें जैसे केमिकली ट्रीट होकर भी हम लोग सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं पेट्रोलियम के कचरे से। सो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्रॉप का भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं जो फाइबर क्रॉप होते हैं। उसी तरीके से वाइल्ड क्रॉप होते हैं, अपने ज़रूरतों के लिए वाइल्ड्स की भी प्रोडक्शन करते हैं। एक खाने इडिबल वाइल्ड, और इडिबल वाइल्ड के लिए भी हम लोग एक क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे मस्टर्ड का है या सोयाबीन की खेती है। ये सब चीज़ें क्या होती है कि वो क्रॉप वाइल्ड को जनरेट करने के लिए वो क्रॉपिंग किया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स हैं जिससे वाइल्ड का जनरेशन किया जाता है। सो आपके देश में फूड क्रॉप्स, वाइल्ड क्रॉप्स एंड द फाइबर क्रॉप्स, ये मेनली टाइप्स के कुछ टाइप्स ऑफ द प्लांट्स हैं, जिसमें फूड क्रॉप में खरीफ और रबी दो टाइप के इसके क्रॉप होते हैं। दो सीजन के अकॉर्डिंग इसके हमने डिवाइड किया है, खरीफ और रबी, खरीफ फसल और रबी फसल। अभी जो हम लोग काटे हैं वो व्हीट था, व्हीट क्या है, रबी फसल। अब हम लोग लगाएंगे क्या, पैडी लगाएंगे, तो पैडी क्या है आपका, खरीफ फसल है। पैडी को हम लोग लगाते कब हैं, अप्रैल मई तक लगाते हैं, और फिर अक्टूबर तक उसको हम लोग, अक्टूबर नवंबर तक उसको कट कर लेते हैं। रबी को हम लोग नवंबर दिसंबर में लगाते हैं और उसको हम लोग मार्च तक, फरवरी से मार्च तक हम लोग क्रॉप कर लेते हैं। पैडी जो होते हैं, जो खरीफ होते हैं, उसको हम लोग रेनी सीजन में लगाते हैं, क्योंकि उनको उन वैसे प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जो रबी होते हैं उनको वाटर की ज़रूरत कम होती है, इसीलिए उसको इन सीजन्स में लगाए जाते हैं।
सो सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को दो भागों में बांटा जाता है और इसलिए किसान एक साल में दो बार अपने फसल, दो टाइप के अलग अलग फसल को लगा पाते हैं अपने खेतों में। एक रबी का होता है तो एक खरीफ का होता है। सो रबी एंड खरीफ क्रॉप्स आर द टू टाइप्स ऑफ द फूड क्रॉप्स। सो प्लांट्स के बारे में कुछ चीज़ें हमने आपको बताया, जिसको आप देखिएगा इस टॉपिक से, और फिर हम लोग इसका पार्ट 2 बनाएंगे तो उसमें फिर एनिमल पर भी हम लोग बात करेंगे, कुछ अदर थिंग्स पे एनिमल पर बात करेंगे। सो आज के लिए इस वीडियो को देखिए। थैंक यू।